गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उत्तक। पिछले वीडियो में हमने उपकला उत्तक तक देखा था, जो आपके जंतु उत्तक का पहला भाग था। अब हम लोग संयोजी उत्तक देख रहे हैं, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता चला है कनेक्ट करने का काम करता है यहाँ। तो यहाँ लिखे हुए हैं कि संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों और उत्तकों को संबद्ध करता है, यानी एक दूसरे से जोड़ता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है, यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है, यानी उनमें समन्वय भी स्थापित करता है। इस उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। इस उत्तक में क्या होती है? कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। अब इनके अंदर जो अंतर कोशिकीय पदार्थ जो होता है वो अधिक होता है। अंतर कोशिकीय पदार्थ को हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब यह मैट्रिक्स क्या होता है? अभी हमने बताया कि इनमें कोशिकाओं की संख्या कम होती है और जिनके अंदर जो अंतर कोशिकीय पदार्थ जो होता है, यानी कि इनके कोशिका के अंदर जो पदार्थ होता है वह अधिक मात्रा में होता है, और उस अंतर कोशिकीय पदार्थ को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है? तो आप मैट्रिक्स को कह सकते हैं कि यह ठोस होता है, जेली लाइक जेली समझते हैं ना, जेल जैसा, जैसे जेल होता है, जेली, तरल या कठोर अवस्था में रहता है। ठीक है, एक्चुअल में यह एक फाइबर है जो ठोस, जेली, तरल या कठोर अवस्था में किसके अंदर रहता है? कोशिका के अंदर व्यवस्थित रहता है। ठीक है, संयोजी उत्तक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थान में भरी रहती है। जो हमारे आंतरिक अंग जो हो गए ना, जैसे आपका फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, इन सब के रिक्त स्थानों में यह भरा हुआ रहता है। इसके अतिरिक्त यह रक्त नलिकाओं, हमारी जो रक्त नलिकाएं होती हैं उनमें चारों ओर, और हमारे अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो या रीढ़ की हड्डी में भी यह व्यवस्थित रहता है। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है संयोजी उत्तक का। कहने का मतलब इसका मुख्य कार्य क्या है? कनेक्ट करना, जोड़ना, अंगों को एक दूसरे से जोड़ना, अंगों और उत्तकों को एक दूसरे से जोड़ने का काम यह संयोजी उत्तक करता है। ठीक है, एक्चुअल में संयोजी उत्तक 3 प्रकार का होता है। इसका पहला प्रकार देख लेते हैं, वास्तविक संयोजी उत्तक। वास्तविक संयोजी उत्तक। दूसरा होता है आपका कंकाल उत्तक। तीसरा प्रकार इसका होता है आपका तरल उत्तक। ठीक है, या इसे एक और नाम से जान सकते हैं, संवहनीय उत्तक, मतलब संवहन करता है। इसमें संवहनीय उत्तक नाम से भी आपको कुछ क्लू मिल रहा होगा। इसके बारे में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना चैप्टर में, आपको और क्लियर होते जाएगा। तो एक एक करके अब तीनों के बारे में समझा जाए। पहले वास्तविक संयोजी उत्तक, फिर कंकाल उत्तक, फिर तरल उत्तक के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो अगर हम वास्तविक संयोजी उत्तक की बात करें तो इसमें भी कई प्रकार के उत्तक आते हैं। वास्तविक संयोजी उत्तक में कई प्रकार के उत्तक होते हैं, जिनमें से कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला है आपका एरियोलर उत्तक। दूसरा है आपका वसा संयोजी उत्तक। सब ये वास्तविक संयोजी उत्तक के अंदर आते हैं। तीसरा है आपका श्वेत तंतुमय उत्तक। चौथा है आपका पीला तंतुमय उत्तक। ठीक है, पांचवा है आपका जालवत संयोजी उत्तक। तो हमें क्या करना होगा अभी कि इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। एरियोलर उत्तक क्या होता है, इसमें कौन कौन से कोशिकाएं आती हैं, इसमें इस उत्तक के कार्य क्या है, वसा संयोजिक उत्तक क्या होता है, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं आती हैं, उन सब के बारे में, या कोई तंतु आता है तो उसके बारे में, इन सब के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि बहुत डीपली हो जाएगा। अभी हमने उत्तक देखे है ना, जंतु उत्तक में देखा था पहला उपकला, फिर उसके बाद हम लोग संयोजी उत्तक की बात करें, उसमें भी वास्तविक संयोजी उत्तक था, कंकाल उत्तक था, अलग अलग प्रकार हो गए। उसके अंदर भी ये वास्तविक संयोजी उत्तक के कई सारे प्रकार हो गए। तो इतना ज्यादा डीपली जानने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जान लेंगे तो ठीक रहेगा। आगे चल के आपको क्लास 12 में तो दोबारा मिलने ही वाला है ये सब, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लिया जाए। चलिए, तो हम लोग देखते हैं एरियोलर उत्तक क्या होता है, एरियोलर टिश्यू के बारे में। तो यह
बहुतायत में यानी कि बहुत अधिक मात्रा में मिलने वाले उत्तक है। इस उत्तक के आधार द्रव या मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं तथा दो प्रकार के तंतु श्वेत और पीला, है ना, दो प्रकार के तंतु होते हैं, श्वेत तंतु और पीला तंतु, और कई प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यह हम लोग एरियोलर उत्तक ही देख रहे हैं। एरियोलर उत्तक का मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स कहेंगे, जो रेड कलर का जो भाग दे रहे हैं ना, टोटल चिपचिपा ठोस कह सकते हैं, यह अवस्था में जो पाया जाने वाला यह भाग है, यही मैट्रिक्स है, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं, जैसे हम लोग देख रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट है, इसमें हिस्टोसाइट्स है, लिम्फोसाइट है, तो ये सब देखो कई तरह की, है ना, मास्ट कोशिका है, तो ये कई प्रकार की कोशिकाएं हैं। और दो तंतु है, श्वेत तंतु और पीला तंतु। तो इनके बारे में एक एक लाइन थोड़ा थोड़ा जान लिया जाए, इन सब कोशिकाओं के बारे में और इन तंतुओं के बारे में। चलिए, तो पहला देखते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट देख रहे हैं ना, या एक्चुअल में फाइब्रोब्लास्ट चपटा दिख रहा होगा, शाखित, है ना, ये तंतु बनाती हैं। इनका काम क्या करता है, इनका काम क्या रहता है फाइब्रोब्लास्ट का, ये तंतु बनाने का काम करती है, तंतुएं बनाती हैं। एक्चुअल में ये अमीबा जैसा आपका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना जी, ये चपटा शाखित होती है और ये तंतु बनाती है। इनका काम है तंतुओं को बनाना, यानी ये श्वेत तंतु और पीला तंतु का निर्माण करती है। ठीक है, अगला है हिस्टोसाइट। हिस्टोसाइट्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिगर में, हिस्टोसाइट्स। हिस्टोसाइट्स ये रहा। हिस्टोसाइट्स क्या है, तो ये भी चपटी है, लेकिन इनका आकार इस तरह का है, लेकिन ये अनियमित आकार की होती है। कैसे भी आकार हो, गोल भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, कैसा भी आकार हो सकता है ना। अनियमित आकार का केंद्रक युक्त होता है। इसमें देख रहे हो ना, केंद्रक पाया जा रहा है। ठीक है, ये जीवाणुओं का भक्षण करती है, यानी कि हमारे शरीर में जो जीवाणु कोई आ जाते हैं तो उनको ये उनका भक्षण करती है, उनको खा जाती है, नष्ट कर देती है, खत्म करती है। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। ठीक है, अगला है प्लाज्मा कोशिका। प्लाज्मा कोशिकाएं कहाँ है, ये रही प्लाज्मा कोशिकाएं, दिख रहे हैं ना। प्लाज्मा कोशिकाओं का काम क्या है, तो प्लाज्मा कोशिकाएं आपको देख रहे होंगे, गोलाकार दिख रहा है, अंडाकार दिख रहा है। एक्चुअल में यह एंटीबॉडीज बनाने का निर्माण करती है, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, एंटीबॉडीज बनाने का निर्माण करती है कौन, प्लाज्मा कोशिकाएं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा योगदान प्लाज्मा कोशिका के भी है। इसी से हम लोग, कोई भी रोग होता है तो उसके लड़ने की क्षमता हमारी अधिक होती है। अभी आप देख रहे होंगे, अभी जो कोरोना वायरस चला है, इससे भी जो कहा जा रहा है कि जो शरीर से मजबूत है उसमें इसका असर कम हो रहा है। एक्चुअल में क्या है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण अच्छा से हो रहा है, जिसके कारण से उसको रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो जा रही है, इसलिए वो कोरोना से सेफ रह रहा है। अगली कोशिकाएं देख लेते हैं, मास्ट कोशिकाएं। मास्ट कोशिकाएं यहाँ देख रहे हैं ना, ये इस तरह की, ये आपकी मास्ट कोशिकाएं। मास्ट कोशिकाएं केंद्रक युक्त गोलाकार या अंडाकार होती है। ठीक है, यह गोलाकार भी होता है और अंडाकार भी होता है। देखो यहाँ गोलाकार है, लेकिन यहाँ पे अंडाकार रूप में दिख रहा है, तो गोलाकार और अंडाकार दोनों हो सकती है। ये रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए हिस्टामिन एक प्रोटीन है, इसका निर्माण करती है, ताकि रुधिर वाहिनियां, जो हमारे रुधिर परिसंचरण तंत्र में जो आपकी, मतलब कह सके कि आपके नसें जो है जिसमें रक्त का प्रवाह होता है, उसको फैलाने का काम करती है। और रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ाने के लिए सीरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करती है, यानी कि यह रुधिर वाहिनियों को फैलाने और सिकुड़ाने का काम करती हैं, जिसके वजह से हमारा रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा योगदान इसका भी है। चलिए, तो अब बाकी रह गए आपके दो तंतु, श्वेत तंतु और पीला तंतु, इनको देख लिया जाए। चलिए, तो देखते हैं श्वेत तंतु पहले, यानी कि व्हाइट फाइबर। ये अशाखित तथा अलचीले होते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया है ना श्वेत तंतु के बारे में, देख रहे हैं, ये क्या लंबे दिख रहे हैं, ये अशाखित और अलचीले होते हैं, यानी कि ये लचीले भी नहीं होते, थोड़े मजबूत होते हैं। ठीक है, ये कोलेजन नामक पदार्थ बनाते हैं। अब ये कोलेजन क्या है, तो कोलेजन जो है ना, एक तरह का प्रोटीन है, जो हमारे शरीर के स्ट्रक्चर या स्किन का स्ट्रक्चर हुआ, चाहे बोन्स का हुआ, उसको एक ढांचा बनाने में हेल्प करता है। यह एक तरह का प्रोटीन है कोलेजन, जो श्वेत तंतु से बनता है। ठीक है, पीला तंतु क्या है, येलो फाइबर। ये शाखित और अशाखित
तथा लचीले होते हैं। देख रहे हैं ना, ये पीला तंतु उसी के तरह का है, लेकिन इसका कलर पीला होगा और इसका कलर सफेद होगा, बस यही फर्क है। और इसमें क्या बनता है, इसमें इलास्टिन नामक पदार्थ बनता है। एक्चुअल में इलास्टिन नामक पदार्थ क्या करता है कि आप हमारे त्वचा की, जैसे मान लीजिए त्वचा पे आपको कहीं खुरच हुआ या कहीं पे चोट लगा, कहीं पे छिला, तो उसको वास्तविक रूप में लाने में यही इलास्टिन काम करता है। इलास्टिन भी एक तरह का प्रोटीन ही है। या जैसे आपके मान लीजिए खेलते कूदते आपके त्वचा पे कहीं पे छिल गया, और छिल गया तो उसको वास्तविक रूप में लाने में यह इलास्टिन ही मदद करता है। इलास्टिन भी एक तरह का प्रोटीन है और कोलेजन भी एक प्रोटीन ही होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग मुख्य रूप से बात करें एरियोलर ऊतक के कार्य की, तो उसे इस तरह से लिख सकते हैं कि यह त्वचा तथा मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। एरियोलर ऊतक का मुख्य कार्य क्या है कि त्वचा एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ेगा, आपके स्किन को और मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है। आपके कहने का मतलब कि स्किन जो होता है, शरीर के ऊपर का स्किन, और अंदर जो मांसपेशी होते हैं उनको यह कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है, एरियोलर ऊतक करता है। और या ऐसे कहें तो यह दो मांसपेशियों को भी जोड़ने का काम करता है। यह हमारे शरीर की मांसपेशियों को भी जोड़ने का काम करता है और त्वचा से मांसपेशियों को भी जोड़ने का कार्य करता है। लेकिन एरियोलर ऊतक आगे चल के यह कमजोर हो जाता है जब बुढ़ापे में, इसलिए हमारी स्किन ढीली पड़ जाती है। यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढील रूप से बांधकर अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। यानी कि इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। ठीक है, यही हमारे शरीर के अंगों को, आंतरिक अंगों को, जैसे हमारे अंग जितने भी है ना शरीर के अंदर, सबको एक दूसरे से बांध कर कनेक्ट करके उसको एक तरह से मजबूती प्रदान करता है, एक साथ बांध कर रखने में मदद करता है एरियोलर ऊतक। तो एरियोलर ऊतक समझ गए। अब चलते हैं वसा संयोजी ऊतक पे, अगला वास्तविक संयोजी ऊतक का दूसरा भाग। चलिए अगला देखते हैं, वसा संयोजी ऊतक यानी कि एडिपोस ऊतक क्या होता है। इस ऊतक में गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी होती हैं। अगर हम लोग बात करें इनकी कोशिकाओं की रचना की, तो देख सकते हैं यहाँ चित्र में मैंने दिखा रहा हूँ कि इसकी कोशिकाएं कैसी है, गोलाकार है, गोलाकार या अंडाकार रूप में आप देख रहे हैं। ठीक है, इसकी कोशिकाएं गोलाकार या अंडाकार रूप में होती हैं और इसके कोशिकाओं में क्या होती है, वसा की बूंदें भरी रहती हैं। ठीक है, वसा की बूंदें, फैट की बूंदें रख रहे हैं ना। एक्चुअल में यह कहाँ पाया जाता है, एडिपोस ऊतक की बात करें यानी वसा ऊतक की, तो ये हमारे शरीर में वसा के रूप में पाया जाता है, फैट के रूप में पाया जाता है, चर्बी जिसे कहते हैं हमारे शरीर में। जैसे इस बेचारे का तोन देख रहे हो ना, इसमें आपका वसा संयोजी ऊतक ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, अब इसका शरीर ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें वसा की मात्रा भी होती है। वह वसा का उपयोग अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यानी कि जितना हम लोग ऊर्जा ले रहे हैं उसी हिसाब से अगर हम लोग उसका उपयोग कर ले रहे हैं तो यह वसा संयोजी ऊतक का निर्माण नहीं होता है। अगर आपकी ऊर्जा बच जाती है शरीर की और काम बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप आलसी है, तब क्या होगा कि यह ऊतक निर्माण होने लगेगा और धीरे धीरे वसा संयोजी ऊतक में क्या होगा, फैट जो होगा आपका स्टोर होने लगेगा और वो आपके पेट में या फिर शरीर के दूसरे हिस्से में यह स्टोर होने लगता है, जैसे कि इस व्यक्ति के अंदर देख रहे हैं। तो अगर आप मेहनत सही से कर रहे हैं तो आपके अंदर वसा इकट्ठा नहीं होगा। एक्चुअल में होता क्या है कि आपके शरीर में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा आप लेते हैं और जिसके कारण मेहनत कम करते हैं, जिस वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मेहनत भी जरूरी है, नहीं तो भैया आपके शरीर में वसा इकट्ठा होने लगेगी और इस व्यक्ति जैसा ही आपका पेट शरीर होने लगेगा। ठीक है, और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारे अंगों के बीच, जैसे मान लीजिए अंदर यहाँ पे आपका लीवर है, अमाशय है, इनके बीच यहाँ पे ये भरा रहता है। एक्चुअल में भरा रहने का क्या है कि अगर बाहर से कोई चोट लगता है ना उससे इसको सेफ रखता है। ठीक है, तो यह जरूरी भी है लेकिन ज्यादा मात्रा में जरूरी नहीं है ना। आवश्यकता से अधिक हो जाने का मतलब ही हमें बाहर के रूप में यह दिखाई देने लगा। तो अगर हम लोग वसा संयोजी ऊतक के कार्य की बात करें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। मतलब कि हमारे अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ होता है उसका कार्य करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता के समय होती है। ठीक है, यानी कि ये संचय का भी कार्य करता है, भोज्य पदार्थों को संचय स्टोर भी रखने का काम होता है जब इसकी आवश्यकता होती है, यानी कि जब आपके अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो यह उसका उपयोग करने लग जाता है। अच्छा, बाहरी चोटों से यह आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, जैसा कि मैंने बताया। यह ऊतक ताप रोधक होने के कारण ठंड से
शरीर की सुरक्षा करता है, यानी कि यह तापरोधक भी होता है, जिसके कारण ठंड में हमें जो होती है इससे सुरक्षा मिलती है। इसलिए ठंडे प्रदेशों में जंतुओं के शरीर में यह उत्तक अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। इसी कारण से जहाँ ठंडा पड़ता है ज्यादा पे, वहां पे यह अधिक मात्रा में वैसे जंतु में पाया जाता है जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। इस उत्तक की अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है, और ज्यादा स्टोर होने से क्या होगा, शरीर मोटा हो जाता है। इसीलिए आप लोग मेहनत किया करो, एक्सरसाइज जरूरी है। आप लोग बच्चे हो, अभी पढ़ रहे हो, खेल कूद कर लिया करो, एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। किसी भी तरह से आपको ऊर्जा का इस्तेमाल होते रहना चाहिए। ऊर्जा स्टोर हुई, आप आलसी हो गए, पढ़ाई में मन नहीं लगा, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। चलिए अगला देखते हैं, श्वेत तंतुमय उत्तक, व्हाइट फाइबरस टिश्यू। एक्चुअल में यह देख रहे हैं ना, फाइबर जैसा आपको रिश्तेदार आपको दिख रहा है। इस उत्तक में एक दूसरे के समांतर स्थित संघन श्वेत तंतु पाए जाते हैं। देख रहे हैं ना, एक दूसरे के समांतर, ये पैरेलल जाते हुए श्वेत तंतु गुच्छे के रूप में, ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तंतुओं के बीच कुछ कोशिकाएं बिखरी रहती है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, ठीक है। इनमें बहुत ही कम मैट्रिक्स होता है, इनमें बहुत ही कम मैट्रिक्स होता है। देख रहे हैं ना, ये मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है यह बहुत कम होता है। मैंने मैट्रिक्स के बारे में बताया था, ये तरल चिपचिपा ठोस रूपी एक तरह का पदार्थ होता है, ठीक है। यह उत्तक टेंडन का निर्माण करता है। टेंडन क्या करता है, तो टेंडन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे मांसपेशियों को अस्थियों से तथा दूसरे मांसपेशियों से जोड़ता है। यानी कि टेंडन का नाम याद रखना कि टेंडन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे मांसपेशियों को, यानी कि शरीर के अंदर जो मांसपेशी होते हैं, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। हमारे शरीर के मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है, और यही धीरे धीरे टेंडन का निर्माण होना कम हो जाता है बुढ़ापे में। इसलिए क्या हो जाता है, मांसपेशियां भी हड्डी से अलग होने लगती हैं, ठीक है। और ये दूसरे मांसपेशियों को भी जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ता है, और मांसपेशी को अस्थियों से भी जोड़ने का कार्य कौन करता है, श्वेत तंतुमय उत्तक, है ना। इसमें पाए जाने वाला टेंडन, याद रखना कि टेंडन क्या कार्य करता है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है या मांसपेशियों को दूसरे मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। ये भी ध्यान रखना कि यह उत्तक जो होता है, श्वेत तंतुमय उत्तक, ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है और लचीला होता है, ठीक है, जिसके कारण से यह मजबूती से बांध कर रखता है मांसपेशियों को हड्डियों से। चलिए अगला देखते हैं, पीला तंतुमय उत्तक, यानी कि येलो फाइब्रस टिश्यू। इस उत्तक के तंतु एरियोलर उत्तक के पीले तंतु से ज्यादा मोटे होते हैं। यानी कि एरियोलर उत्तक में भी पीला तंतु श्वेत तंतु था, तो उसके तंतु से हम लोग यहाँ देखेंगे कि वसा संयोजी उत्तक में ये आपका जो आपका एरियोलर उत्तक में था ना, आप पीला तंतु श्वेत तंतु देख रहे थे, तो उसके पीले तंतु से, एरियोलर उत्तक के पीले तंतु से इसका पीला तंतु मोटा होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसमें मैट्रिक्स कम होता है, इसमें आप मैट्रिक्स कम देख रहे हैं ना, ये मैट्रिक्स कम है, जबकि एरियोलर उत्तक में बहुत ज्यादा आपको दिखाए थे। इनमें और क्या होता है, तो तंतुओं के बीच कई कोशिकाएं होती है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं बहुत सारी हैं, ये आपको नहीं दिखा रहे, हम उत्तक दिखाएं एरियोलर उत्तक का, पीला तंतुमय उत्तक का। चलिए, यह उत्तक अधिक मजबूत और लचीला होता है, ये बहुत ही मजबूत होता है और लचीला होता है, और यह उत्तक लिगामेंट का निर्माण कर देता है। और लिगामेंट ऐसा पदार्थ है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि ये हमारे बोन्स को बोन्स से जोड़ने का कार्य करता है। कौन, पीला तंतुमय उत्तक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, जालवत संयोजी उत्तक, लास्ट है आपका। वास्तविक संयोजी उत्तक का लास्ट प्रकार है जालवत संयोजी उत्तक, यानी कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इस उत्तक में तारा जैसी कोशिकाएं जो होती है, जैसे स्टार जैसा देख रहे हैं ना, ठीक है। इस कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म के कई प्रवर्धक पाए जाते हैं। इसमें प्रोटोप्लाज्म के प्रवर्धक इसमें कई सारे पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोटोप्लाज्म के प्रवर्धक पाए जाते हैं, प्रवर्ध पाए जाते हैं, और जो मैट्रिक्स में एक जाल जैसी रचना बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स में एक जाल जैसा रचना बनाते हैं। इसके मैट्रिक्स में एक नेट जैसा रचना बनाते हैं, जाल जैसा, है ना, ये जाल जैसी रचना बनाते हैं। और इन मैट्रिक्स में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, इसमें कुछ अन्य प्रकार की भी कोशिकाएं होती है। और यह कहाँ पाया जाता है, तो हमारे ये प्लीहा में, यकृत में, अस्थिमाजा में, मतलब हमारे रीढ़ की हड्डी में, यकृत में, प्लीहा में, इन सब जगहों पे यह पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये यांत्रिक सहारा देने का ही कार्य करते हैं, जालवत संयोजी उत्तक। ये यांत्रिक सहारा देते हैं उनको कनेक्ट करके, एक दूसरे से जोड़कर।
चलिए, तो आपका वास्तविक संयोजी ऊतक हो गया। अब चलते हैं कंकाल ऊतक की ओर। चलिए अगला देखते हैं कंकाल ऊतक यानी कि स्केलेटन टिश्यू। ये कंकाल ऊतक जो होता है शरीर को तथा अन्य ऊतकों को सहारा देता है। कंकाल नाम से ही पता चल रहा है स्केलेटन, और उन्हें मजबूती से जोड़ता है। हमारे शरीर के अंदर जो आप देखते हैं ना, ये आपका कंकाल ऊतक का ही बना हुआ है, ठीक है। ये उनको शरीर में यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और मांसपेशियों को जोड़ता है। आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर से कंकाल को उसके निकाल दिया जाए, उसके स्केलेटन को निकाल दिया जाए, या फिर ऐसे सोचो कि उसकी कहीं से हड्डी टूट जाती है, तो क्या वो व्यक्ति शरीर पे खड़ा हो पाता है? नहीं हो पाता है। हाथ पैर टूटने से कोई व्यक्ति शरीर पे उस हाथ पैर पे काम कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी कि वो मजबूती देने का कार्य करता है, ठीक है। बोन्स का काम क्या है? शरीर को मजबूती देने का काम करता है और एक ढांचा तैयार करता है, जिसके कारण सभी अंग और सभी ऊतक सही से अपना कार्य कर पाते हैं। अगर बोन्स निकाल दिया जाए तो वो शरीर कहीं चल फिर पाएगा? उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा ना। यह सदा शरीर के अंदर ही पाया जाता है। ये तो पता है कि शरीर के अंदर ही स्केलेटन होता है, कंकाल आपके शरीर के अंदर ही होता है, ठीक है। यह अंतः कंकाल का बना होता है, ठीक है। शरीर का अंतः कंकाल बनाता है। अंदर का कंकाल कौन बनाता है? यही कंकाल ऊतक ही अंदर के हमारे बोन्स को बनाता है। एक्चुअल में कंकाल ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है उपास्थि, उपास्थि, ठीक है, और दूसरा होता है अस्थि। अब ये दोनों है क्या, एक एक करके दोनों के बारे में समझा जाए, उपास्थि और अस्थि के बारे में। तो पहले देखते हैं उपास्थि ऊतक, यानी कि इसे उपास्थि ऊतक को हम लोग कह सकते हैं कार्टिलेगुअस, कार्टिलेगुअस टिश्यू। उपास्थि का मैट्रिक्स लसलसा होता है। इसका जो मैट्रिक्स होता है लसलसा होता है। मैट्रिक्स देखिए ये लिए है, एक उपास्थि है, ये मतलब ये हम लोग एक ह्यूमन के लेग का अनुप्रस्थ काट लिए। अनुप्रस्थ काट मतलब समझते हैं, ये गोल ऐसे अनुप्रस्थ काट को लिया और उसके उपास्थि ऊतक को देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो उपास्थ है ना, अनुप्रस्थ काट लिए हैं यहाँ का। कहाँ का? ये एक्चुअल में उपास्थि ऊतक कहाँ होता है? जैसे घुटने के पास ज्वाइंट पे हुआ, या फिर आपके कान में हुआ, नाक में हुआ, है ना, ये मुलायम त्वचा वगैरह में होता है। तो उसी का हम लोग अनुप्रस्थ काट एक लिए हुए हैं, या यहाँ का, तो ये वहीं का लिया है। तो इसका जो होता है मैट्रिक्स जो होता है चिपचिपा होता है, लसलसा होता है, ऐसे कह सकते हैं। इसमें बहुत ही पतले महीन कोलेजन तंतु होते हैं। कोलेजन तंतु इसमें बहुत ही महीन होते हैं। इनके मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार की प्रोटीन से होती है, जिसे क्रोनेड्रिन कहते हैं, कोनेड्रिन कहते हैं। जिस प्रोटीन को किस नाम से जानते हैं? कोनेड्रिन के नाम से जाने जाते हैं। और इनमें कोशिकाएं रहती हैं, इनमें कोशिकाएं रहती हैं, इनमें कोशिकाएं रहती हैं, और कोशिकाओं के चारों ओर द्रव भरा रहता है। ये जो कोशिकाएं देख रहे हैं ना, इनके चारों ओर क्या भरा रहता है? एक लिक्विड भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, ठीक है। इसके कारण से यह थोड़ी मुलायम हो जाती हैं। लिक्विड को हम लोग लैकुना के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं ना, ये कोशिका है, कोशिका के चारों तरफ ये जो लिक्विड भरा हुआ है व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, हर एक कोशिका के चारों तरफ, ये इसे लैकुना कहते हैं। जिसके कारण से ही ये उपास्थि जो होती है, उपास्थि ऊतक जो होता है, यह क्या हो जाता है? थोड़ा सा मुलायम हो जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कान के अंदर, नाक के अंदर जो उपास्थि होती है, आप नाक की हड्डी जिसे आप कहते हैं, उसको छू के देखना है, मुलायम रहता है ना जी, ठीक है। तो किसके कारण होता है? इसी लैकुला के कारण होता है, इसी द्रव के कारण होता है, ठीक है। तो और ये हम यहाँ पे कह सकते हैं इसके कार्य के बारे में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, उपास्थि अस्थियों को जोड़ को चिकना बनाता है। मैंने बताया था ना, जहाँ पे हड्डियां जुड़ती हैं वहां पे यह चिकना बनाता है। जैसे बोला था घुटने के पास हो सकता है, केवनी के पास हो सकता है, यानी उनको यह चिकना बनाने का कार्य करता है। यह बाह्य कर्ण यानी कि बाहर की तरफ जो कान दिखाई देता है ना जी, वहां पे नाक में, नाक की जो हड्डी होती है उसे हम लोग उपास्थि ऊतक की ही वो बनी होती है। हमारी श्वास नली जिसे हम लोग ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो कंठ होता है, कंठ हो गया है ना, अंतर कोशिकीय स्थान में ये पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगला है आपका अस्थि यानी कि बोन। बोन के बारे में तो हम लोग पहले से जानते हैं। ये टोटल जो देख रहे हैं ये सारी क्या है? हमारी अस्थियां ही हैं, बोन ही है। अब देखिए इसमें लिखा है कि इस ऊतक की कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। इन्हें ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है, इनकी कोशिकाओं को। ऑस्टियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित होते हैं। इसकी कोशिकाएं जो होती हैं कठोर मैट्रिक्स में स्थित रहती हैं, ठीक है।
मैट्रिक्स समझ रहे हैं ना, यह जो तरल बताया था मैंने, यह जो देख रहे हैं ना रेड वाला भाग, ये टोटल मैट्रिक्स ही है। तो मैंने बताया था ये कठोर मैट्रिक्स जो होता है कठोर भी होता है, चिपचिपा भी होता है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यह वाला मैट्रिक्स क्या होता है, कठोर होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के लवण पाते हैं, जिसके कारण मैट्रिक्स कठोर होता है। इसी के कारण से हमारी हड्डियां भी मजबूत होती है। इसीलिए किसी की हड्डी टूटती है तो उसे कैल्शियम और फास्फोरस के दवा दी जाती है, मेडिसिन में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा दी जाती है ताकि उसकी हड्डियां मजबूत हो सके। ठीक है, इसी कारण से हमारा मैट्रिक्स मजबूत रहता है और इसी वजह से हमारा हड्डी भी होता है जो मजबूत होता है। ठीक है, अब देखो जो हमारी इसकी कोशिकाएं है ना, यह लैकुला में स्थित रहती है। इस लैकुला के अंदर स्थित रहती है ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं जो है ना, इसके अंदर स्थित रहती है हमारे लैकुला में। ठीक है, हड्डियों के लैकुला में, ये भी हमारा अनुप्रस्थ काट ही है हमारी हड्डी का। तो अब देखिए ये लैकुला में स्थित रहते हैं। अच्छा, लैकुला में ना पतली पतली नलिकाओं द्वारा संबंधित एक कैनालिकुली होती है, कैनालिकुली होती है। ठीक है, ये देखते हैं ना आपके हड्डियों के बीच में एक छिद्र होता है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कैनालिकुली होती है। ठीक है, और कैनालिकुली ही इसके अंदर एक मोटे गुहा का निर्माण करती है। जो अभी बता रहे थे ना, मोटा छेद होता है आपके हड्डियों के अंदर, तो वो मोटी गुहा को हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। बोन मैरो के नाम से इसे जानते हैं। बोन मैरो यहाँ से लेके रीढ़ की हड्डी से लेके ऊपर तक यहाँ तक फैला रहता है। बोन मैरो हर एक जगह छेद होता है हमारे अस्थियों में। एक्चुअल में वो छिद्र किस लिए होता है, वो अस्थि मज्जा किस लिए होता है? ठीक है, मैंने अभी बताया ना कि अस्थि मज्जा आपके रीढ़ की हड्डी से लेकर आपके पैर में, यहाँ वहाँ हर जगह पे, ये हर एक हड्डी के अंदर आप छिद्र दिखाई देगा, पतला सा छिद्र दिखाई देता है। आप खाते होंगे चिकन मटन तो देखते होंगे उसके अंदर भी छिद्र होता है, उसी को हम लोग अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में अस्थि मज्जा से ही होकर जो पोषक तत्व होते हैं वह क्या होते हैं, विसरित होकर, है ना, विसरित होकर इसमें स्थित कैनालिकुला द्वारा विसरित होकर वह अस्थियों से सभी जीवित जंतुओं में पहुंचते हैं। अस्थियों से होकर ही वो मांसपेशी वगैरह में जंतु में पहुंचते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज कॉमेंट जरूर करिएगा वीडियो पे कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे।